हेलो फ्रेंड्स, हम आगे अगला पार्ट करेंगे इसका 101 से। जैसे कि आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देख सकते हैं कि इसका जो ये क्वेश्चन है, कार्य और बी की गति 3:5 के अनुपात में है। अगर कार्य का 15 घंटे में 450 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो कार भी द्वारा 2500 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने लगने वाला समय ज्ञात करें। तो ये क्वेश्चन है, तो उसको करेंगे। देखो, ए और बी के अनुपात जो 3:5 है। कार ए 15 घंटे में 450 किलोमीटर की दूरी करती है, गति का अनुपात इतना है। तो इस क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं। यह है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हो गया। इनका अनुपात जो है वो है, ये है 3:5। चाल का अनुपात इतना है तो समय का अनुपात 5:3 हो जाएगा। वो कह रहे हैं कि अगर कार ये 15 घंटे में 450 किलोमीटर दूरी तय करती है, 15 घंटे में, यानी 5 × 15। अगर इसकी हम इसे 15 करेंगे तो इसमें 3 की गुना करनी पड़ेगी, तो 3 की इसमें गुना करनी पड़ेगी, यानी ए 15 घंटे में तय करेगा तो बी 9 घंटे में तय करेगी। कितने को? 450 किलोमीटर की दूरी को। अब 9 घंटे में तय करेगी तो बी की चाल कितनी हो जाएगी? 9×5 = 45। 9 की चाल कितनी हो जाएगी? ये रियल बड़े इमेजिनरी नहीं है, ये है। देखो, 9 घंटे में तय करेगी तो यहाँ से की चाल आ जाएगी। चाल बराबर ये है दूरी बटे समय, क्योंकि ये 9 घंटे है। तो 9 घंटे में दूरी कितनी है? 450 किलोमीटर। 450 किलोमीटर बटे 9, 9×5 = 45, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब ये आ गई बी की चाल, और ये कह रहा है कि 25 बी जो है 25 किलोमीटर की दूरी को कितने समय में तय करेगा। तो 2500 बटे 50 यानी 50 घंटे में उसे दूरी बताई उसने 2500 किलोमीटर, और 40 की होगी 50 किलोमीटर प्रति घंटे, तो 50 घंटे में उसको तय कर लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये मैथ से है। मैथ से आप खुद निकाल लेना, 50 आ जाएगा इनका। अगला क्वेश्चन है, ये मैंने निकाल कर भी देख लिया, जैसे समझ लेना। ये अगला क्वेश्चन है, जब 550 रुपये के मूलधन को सालाना 3% की ब्याज दर पर 8 महीनों के लिए निवेश पर दिया जाता है, तो 8 महीनों के अंत में अर्जित साधारण ब्याज की राशि ज्ञात करें। ये इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये बोला है इसने सालाना, 3% सालाना है। तो सालाना का मतलब होगा मूलधन इतना, दर होगी 3% प्रति वर्ष, और समय 8 माह या 8 बटे इसके वर्ष बना लेंगे। तो ब्याज हो जाएगा मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो इसको सोल्व कर लेंगे तो 110 रुपये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, यदि दो संख्याओं x और y में लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक अनुपात 432 और 6 है, और उनका योग 102 है, तो x और y में क्या अंतर है? देखो, मैंने बताया था कि मैथ जो होगा वो हमेशा संख्या में उसका संख्या का गुणज होगा। जो भी संख्या होगी उसमें अवश्य उसका एक गुणनखंड होगा। मैथ से हमेशा उस संख्या का एक गुणनखंड होगा। तो संख्या मान लेंगे 6x और 6y हो गई। संख्या 6x और 6y हो जाएगी, और संख्या का गुणनफल बराबर होता है लघुत्तम समवर्तक गुणा महत्तम समवर्तक गुणनफल के बराबर। ये बेसिक में जाके देख लेना आप। तो ये 6 से क्या होगा? 6 कट जाएगा, और इस 6 से हम, क्योंकि दोनों तरफ गुणा के निशान है, तो 6 से 6 कट जाएगा, और इस 6 से इसको काट लेंगे 72 बार, यानी xy बराबर हो जाएगा 72। xy बराबर 72 हो जाएगा। और ये कह रहा है कि उनका योग जो है 102 है, यानी 6x + 6y बराबर 102, x + y बराबर 17। तो हम 72 के टुकड़े कर लेंगे। 72 के ऐसे टुकड़े जिनका योग 17 हो। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 24 72। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, और 3 3 9, 9 2 72, यानी इसमें से हम क्या करेंगे? 6 की 8 में गुना करेंगे, एक संख्या 48 हो जाएगी, और 6 की 9 में गुना करेंगे तो एक संख्या 54 हो जाएगी। तो इस तरह इनके बीच का अंतर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। वो पूछ रहा है x और y में क्या अंतर है, तो x और y में कितना अंतर आ जाएगा? x और y में कितना अंतर आ जाएगा?
6 का अंतर आ जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, इसको 6 आ जाएगा। देखो इसका आंसर 6 है। तो ये अब ये एक ग्राफ का क्वेश्चन है। ग्राफ के क्वेश्चन को करेंगे हम। जैसा कि आप देख भी सकते हैं कि ये ग्राफ का क्वेश्चन है। इसमें ये कह रहा है कि दिया गया रेखा चित्र 5 अलग अलग महीनों के दौरान 3 अलग अलग दुकानों द्वारा बेची जाने वाली छतरियों की संख्या को दर्शाता है। छतरियों की संख्या को दर्शा रहा है। दुकानें ये गोल्ड वाला है, बी ये है और सी ये है। इसमें उलझने की जरूरत नहीं है। इसका सारा सार यहाँ पे दिया हुआ उसने। इसका सारा सार जुलाई में इतने, जून में, जनवरी, इसको उसे देखने की भी ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ आपको उलझाने के लिए दिया हुआ है। बाकी सारा सार उसने यहाँ दिया हुआ है उसका। तो अभी मई के दौरान वो दुकान ए के द्वारा बेची जाने वाली छतरियों की संख्या, और जो जून के दौरान सी के द्वारा मई के द्वारा ए द्वारा बेची गई 200, और सी के द्वारा जून में बेची गई, सी के द्वारा बेची जाने वाली छतरियों की संख्या का औसत क्या है जून में। ए के 200 और सी के 240, दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे। देखो दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दिया, तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दिया, 220 इसका आंसर आ गया। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, इसका आंसर आ जाएगा 220। इसका आंसर आ जाएगा 220। अगला क्वेश्चन है, यदि दुकान बी द्वारा मई महीने के दौरान बेची जाने गई छतरियों की संख्या के मुकाबले अक्टूबर के महीने के दौरान उसी दुकान द्वारा बेची गई छतरियों की संख्या 10% की वृद्धि हो जाती है। देखो अक्टूबर महीने में बी द्वारा मई के महीने के दौरान बेची गई छतरियों की संख्या, बी द्वारा मई के महीने में कितने, 250 बेची गई, 250 बेची गई संख्या, अच्छा, संख्या के मुकाबले अक्टूबर के महीने के दौरान उसी दुकान द्वारा बेची गई छतरियों की संख्या में 10% की वृद्धि हो जाती है। देखो सितंबर तक है ये कह रहा है। अक्टूबर जो है, अक्टूबर में जो ये बी द्वारा यहाँ पे मई में 250 बेची गई है, इसी का ही अगर हम 10% बढ़ा दें तो वो सितंबर का, वो अक्टूबर, सितंबर से अगले महीने का कितना, अक्टूबर का। तो देखो 10% को 1/10 कहेंगे, और क्योंकि वृद्धि होगी तो 11/10 हो जाएगा, यानी 250 में हम क्या करेंगे, 250 का 11/10 कर देंगे तो 275 हो जाएगा, और 275 हो जाएगा। और ये कह रहा है कि आगे कि तो सितंबर के महीने के दौरान दुकान बी द्वारा बेची जाने वाली छतरियों की संख्या उसी दुकान से अक्टूबर के महीने के दौरान बेची जाने वाली संख्या का, यानी अक्टूबर का, बी द्वारा अक्टूबर में कितनी बेची गई, सितंबर में 260 बेच गई, और सितंबर में 260 बेच गई, और का वाला कौन सा आएगा, अक्टूबर वाला नीचे आएगा। तो अक्टूबर का कितना है, 275। तो 260/275 गुणा 100। तो इस तरह हम बच्चों ये कर देंगे। इसको 25 को 100 और 25 11 275 होते हैं, और जब इसके गुणा इसमें करके इसको काटेंगे तो 94.54%। जब इसको इस प्रकार गुणा करके इनको काटेंगे तो 94.54% आता है, जो लगभग 95% के बराबर है। तो 106 का आंसर क्या आएगा, 95% आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लगातार कौन से 2 महीने में सभी दुकानों की कुल मिलाकर बिक्री में अधिकतम अंतर है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें अलग अलग हम इनको जोड़ना पड़ेगा। मई जून की, देखो मई जून में अंतर, मई की सारी जोड़ लेंगे, जून की सारी जोड़ लेंगे, फिर जून की सारी जोड़ लेंगे, जुलाई की सारी जोड़ लेंगे, इन सारी जोड़ के इन सारी को जोड़ के इनका अंतर, इन सारी को जोड़ के इन सारी को जोड़ के इनका अंतर, इन सारी को जोड़ के इन सारी को जोड़ के इनका अंतर, इन सारी को जोड़ के इनका सारी को जोड़ के इनका अंतर, जो भी इनका अंतर आएगा, जैसे ये 675 हो जाएगी, और ये 610 हो जाएगी, और ये 780 हो जाएगा, और ये आपका 725 हो जाएगा, और ये 780 हो जाएगा, 780 हो जाएगा, हाँ 780 हो जाएगा। तो देख लेना, मतलब जोड़ के देख लेना, मैं आइडिया से बताया ये। तो इनका अंतर जो भी ज़्यादा होगा वो अंतर आप
मई जून, जून जुलाई और जुलाई अगस्त, अगस्त सितंबर में जो जिसका भी अंतर ज़्यादा होगा वो आंसर आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे जोड़ के दिखाया, ये यहाँ पे मैंने जोड़ के दिखाया, मई जून का अंतर ये आ गया, मई जून का अंतर ये आ गया, जून जुलाई का अंतर ये आ गया, और जून जुलाई का जो ये अंतर है, सॉरी माइनस है यहाँ, माइनस इनका ये आ गया, और अगस्त सितंबर का इनका अंतर ये आ गया, 65 आ गया। तो ये 65, 170, 65, देखो पहले वाले का 65 है अंतर, फिर 170 है और फिर 65 है, तो ये अंतर आ गए। और फिर अगले महीने का हमने जब करेंगे इसका अंतर, तो ये फिर 55 आ गया। तो जो दूसरे वाला है वो ही 170 ही, दूसरे वाला 170 ही सबसे ज़्यादा है। तो इस प्रकार इसका उत्तर 170 आ जाएगा। बाकी आप जोड़ के और अंतर करके देख लेना। अगला क्वेश्चन है इसका, ये आ गया हमारा आंसर, मई जून, जून जुलाई वाला, जून जुलाई वाला, ये इसका आंसर आ जाएगा, जून जुलाई वाला। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये है कि एक दुकानदार किसी वस्तु की अंकित कीमत पर 20%, एक दुकानदार किसी वस्तु की अंकित कीमत पर 20% की छूट देता है और उसे 25% का लाभ मिलता है, तो जो कि 80 रुपये होता है। दी गई राशि की छूट की राशि का पता लगा। देखिए ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। अच्छा देखो, एक दुकानदार, ये क्वेश्चन है, वो 20% की छूट का मतलब 20% कहेंगे हम इसको, 20% मतलब 1/5, 5 और 1/5 का मतलब हो गया कि उसका जो अंकित मूल्य यानी फिक्स प्राइस जो है वो 5 है, और छूट देने के बाद छूट मतलब कम करना यानी 4 हो जाएगा। तो फिक्स प्राइस विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और उसमें 25% का लाभ यानी 4, 25% को 1/4, 25% को 1/4 का लाभ का मतलब हो गया 5/4 यानी 4 का। और क्योंकि हमें एसपी से सीपी निकालना है तो क्या करेंगे, उल्टे से गुना करेंगे। इसके एसपी से सीपी निकालना है तो उल्टे से गुना करेंगे, तो 4 का 4/5 हो जाएगा, तो ये 16/5 हो जाएगा। यानी ये क्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य और ये अंकित मूल्य। अच्छा हमारे हिसाब से अभी ये क्या, हमारे हिसाब से लाभ कितना है, लाभ है विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा के बराबर, विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य घटाया तो लाभ है 4/5 हमारे हिसाब से, और उसके हिसाब से कितना है 80 रुपये। तो रियल बटे इमेजिनरी कर देंगे, 80 बटे ये 5 ऊपर चला जाएगा, 4 गुणा 5 तो 20 चौक 80, 20 में 100 यूनिट आ जाएगा। अब ये पूछ रहा है, दी गई छूट की राशि कितनी है, तो ये छूट की राशि हमने 5 मानी थी, 100 में 5 गुना का ये छूट की राशि कितनी है। अच्छा छूट कितनी की दी, देखो फिर अंकित मूल्य है, विक्रय मूल्य कितने रुपए की छूट दी, ये है 1 रुपये की छूट दी 1 रुपये की, तो 1 गुना 100 यानी 100 रुपये हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 100 रुपये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 109, 2 बाइक 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक ही स्थान से शुरू करके एक ही गंतव्य पर पहुंचते हैं। यदि एक बाइक दूसरी बाइक से 15 मिनट अधिक लेती है तो दूसरी ज्ञात करें। एक की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा, एक 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। अच्छा उनका चाल का अनुपात यह है, 2 से काट लेंगे, 2 2 20 2 9 18, समय का अनुपात हो जाएगा 9:10। तो वो कह रहे हैं यदि एक बाइक दूसरी बाइक से 15 मिनट अधिक लेती है, हमारे हिसाब से कितने मिनट अधिक ले रही है, 1 मिनट, हमारे हिसाब से 1 मिनट अधिक ले रही है, उसके हिसाब से 15, तो रियल बटे इमेजिनरी 15 यूनिट रह जाएगा। तो ये उसके जो समय हो जाएगा 15 में 135 मिनट हो जाएगा, और 15 धाम 150 मिनट बी के लिए हो जाएगी। तो ये दूरी अगर हमें निकालनी है तो इसके मिनट के घंटे बना लेंगे और गुणा 20 के, सॉरी चाल अगर हमें हाँ दूरी अगर हमें निकालनी है तो समय गुणा दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुणा समय। दूरी बराबर क्या होगा, दूरी बराबर होगा चाल गुणा समय। तो चाल हमारी 20 किलोमीटर है, एक ही 20 किलोमीटर, क्योंकि एक ही निकालना है तो दूरी ज्ञात करें। दूरी एक ही निकाल लो, अभी की दोनों ने की इकट्ठी एक ही दूरी तय किया है, तो दोनों का वही आएगा। तो दूरी हो इसकी 135/60, इसका किलोमीटर बना, इसका सॉरी घंटे बना लेंगे और इसकी चाल से गुना कर देंगे, तो घंटे में 20 30 60 और 45, इसका 45 किलोमीटर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो अगर हम सेम अगर इससे करेंगे तो 150/60 और गुणा 18, तो 150/60 गुणा 18 आएगा। तो
150/60 गुणा 18 आ जाएगा। तो 18 से जब करेंगे 36, 18, 6 60, देखो यहाँ पे करके देख लेंगे। 150/60 गुणा 18 ये हो गया, और 36, 18, 6 60 और 15 45 किलोमीटर। तो यानी इससे बी से निकाल लो या ए से निकालो, दोनों का 45 किलोमीटर ही आएगा। उन्होंने 45 किलोमीटर की दूरी तय की है। तो इस तरह इसका 45 किलोमीटर आ जाएगा। 109 का 45 किलोमीटर आ जाएगा। तो निम्न में से किसका मान बड़ा है? देखो इसमें से कोई बड़ी बात नहीं है, दोनों के में आंसर का अंतर एक है। तो जो जिसका आंसर बड़ा वो संख्या बड़ी है, 9/10 बड़ा हो जाएगा। अच्छा 111 है। एलिमिनेशन को शब्द के सभी अक्षरों को कितने तरीके से पुनर्व्यवस्थित किया जा सकता है, प्रायिकता निकालनी है। देखो इसमें क्या है, व्यंजन हमेशा एक साथ हो, जो व्यंजन हमेशा एक साथ हो। तो व्यंजन काउंट कर लेंगे बच्चों इसमें। तो व्यंजन काउंट करेंगे तो व्यंजन कितने हो जाएंगे? इसमें स्वर है, स्वर जो हो जाए जो व्यंजन होंगे वो L, M, N, T, N हो जाएंगे, और ये बाकी स्वर आ जाएंगे। व्यंजन एक तरफ निकालेंगे, यानी हम वोवेल एक तरफ निकाल लेंगे, कॉन्सोनेंट एक तरफ निकाल लेंगे। तो आप देखोगे कि इस तरह ये दो ग्रुप बन जाएंगे। इसको एक काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हो गए। अब क्या करेंगे कि इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5, इसमें 5 है। तो 7 फैक्टोरियल 7 कर दें गुणा, और इसका इनके काउंट करके इसके 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। टोटल का 7 फैक्टोरियल हो जाएगा, इसका 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। क्योंकि क्या पूछा? व्यंजन पूछा उसने। व्यंजन कितने हैं? 5, तो 5 फैक्टोरियल। और क्योंकि इसमें 1 2 3 आई जो है 3 बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3 बार रिपीट हो रहा है, तो 3 फैक्टोरियल नीचे। और इसमें n जो है 2 बार रिपीट हो रहा है, तो इसलिए 2 फैक्टोरियल नीचे। तो इस प्रकार फिर इनको फैक्टोरियल को खोल लेंगे हम। समझ में आ गया होगा बच्चों? हम क्या करेंगे, जो भी उसने पूछा है उसका एक ग्रुप बनाएंगे और उसे 1 काउंट करेंगे पहले, और फिर 1 से 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह जो भी टोटल होगा वो 7 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब फिर जो उसने पूछा उनका फैक्टोरियल करेंगे, 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल ये हो गया गुना में। अब जो जितनी बार आ रहा है वो उतने फैक्टोरियल नीचे। आई देखो 1 2 3 सभी एक बार आ रहे हैं, आई 3 बार है तो 3 फैक्टोरियल नीचे। और इसमें n 2 बार है, सभी एक बार है, n 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल नीचे। तो अब इनको खोल लेंगे। तो 7 फैक्टोरियल को 3 फैक्टोरियल तक गुना करेंगे। 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल को 2 फैक्टोरियल तक गुना करेंगे। 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, और 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल। और जब इनकी गुणा करोगे तो ये 50,400 आ जाएगा आंसर। ये आ जाएगा 50,400 आंसर आ जाएगा इसका, बी आंसर आ जाएगा। 112 में है, यदि देखो U फॉर यूनिवर्स होता है, U फॉर यूनिवर्स यानी 1 से लेकर 100 तक की संख्याएं है। ए जो है 5 से लेकर 55 तक है, और ये 5 7 9 22 55, ए जो है ए समुच्चय, ये ए से 1 से लेकर 100 तक है, ये यूनिवर्स है, यानी ये यूनिवर्स है। और ए 5 7 9 22 ये क्या है? इसका उपसमुच्चय हो गया यू का। ए यू का उपसमुच्चय हो गया। उपसमुच्चय इसलिए हो गया क्योंकि यू के अंदर जो संख्या आती है वे ए के अंदर भी आती है। और बी भी उपसमुच्चय हो गया इसका यू का, क्योंकि बी के अंदर जो संख्या है वो यू के अंदर भी है। तो इस प्रकार यू जो है यूनिवर्स है, और ये इसके उपसमुच्चय है, सबसेट है। तो अब हमें ज्ञात क्या करना है? हमें ज्ञात करना है इनका ज्ञात करना है कॉम्प्लीमेंट। हमें इनका ज्ञात करना है। ये जो निशान है ना ये बच्चों, ये कॉम्प्लीमेंट का निशान है, ये कॉम्प्लीमेंट का निशान है। यानी इसका मतलब होता है, ये इसका जो सूत्र होता है वो ये होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ये मैंने इसका थोड़ा बेसिक बताने की आपको कोशिश की है कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को
आर से डिफाइन करते हैं हम। आर मतलब रियल नंबर। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को एन से डिफाइन करें, एन फॉर नेचुरल नंबर। पूर्णांकों के समुच्चय को हम जेड से यानी इंटीजर बोलते हैं उसको। पूर्णांक को हम इंग्लिश में इंटीजर बोलते हैं, तो जेड से डिफाइन करते हैं। परिमेय संख्याओं के समुच्चय को क्यू से डिफाइन करते हैं, रेशनल नंबर इंग्लिश में बोलते हैं। अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को टी से डिफाइन करते हैं, इसको इरेशनल नंबर बोलते हैं। जो वास्तविक संख्या होती है वो माइनस से लेके 0 और प्लस तक जाती है। जो नेचुरल संख्या होती है वो 0 से लेके और अनंत तक जाती है, और जो वो नेचुरल नंबर माइनस में नहीं होते। और जो इंटीजर पूर्णांक होते हैं वो पूर्णांक जो होते हैं वो जो पूर्णांक होते हैं वो माइनस भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकते हैं, लेकिन भाग में नहीं हो सकते, वो भाग में नहीं होते। और परिमेय संख्या जो होती है वो P/Q के रूप में होती है, और अपरिमेय संख्याएं घात के रूप में होती है। अपरिमेय संख्या घात के रूप में होती है। तो ये इसका थोड़ा सा बेसिक है, ये आप लोगों को समझाने की कोशिश। रिक्त समुच्चय का जो निशान होता है वो ये होता है, यानी जिस समुच्चय में कोई भी अवयव ना हो उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। अच्छा, अब ये मैंने बताया था, ये इसका यूनियन ए यूनियन बी निकालेंगे। पहले ए यूनियन बी निकालने के लिए क्या होगा, ए बी को एक जगह, जो भी ए के अवयव है बी के अवयव है उनको जो 2 बार रिपीट हो रहे हैं उनको 2 बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे, और बाकी सबको लिख लेंगे। देखो जैसे ए में क्या है, ए में 5, 7, 9, 22, 55 है, और बी में 7, 22 इसमें भी है और इसमें भी है, और 55 भी है, 55 भी है। तो 7, 22, 55 को एक ही बार लिखेंगे। 5, 7, 9, 22, 55 इसमें लिखा गया, तो 7, 22, 55 को इसमें से छोड़ देंगे, इसमें 50 और 68 लेंगे बस। तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी का हो जाएगा 5, 7, 9, 22, 50, 55, 68 हो जाएगा। ये 7 अवयव इसके हो जाएंगे। तो जब हम इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होगा जो यूनिवर्स के अवयव है, यूनिवर्स के कितने अवयव है, 100 अवयव है। यूनिवर्स के कितने हैं, 100 अवयव है। 100 अवयव में से ये यूनियन के अवयव घटा देंगे, तो ये इस तरह का कॉम्प्लीमेंट इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। इसका कॉम्प्लीमेंट कितना आ जाएगा यूनियन का, यूनियन का कॉम्प्लीमेंट आएगा 93। और जो इंटरसेक्शन का होगा, इंटरसेक्शन का निकाल लेंगे। देखो यूनियन का आया है, पहले हमने क्या किया, यूनियन निकाला। यूनियन को मैं मतलब ए के सारे अवयव लिखे, और जो ए बी में कॉमन नहीं है उनको छोड़ के बी के सारे अवयव लिखे। बी में सिर्फ ये अलग है इसलिए उनकी हेल्प के लिए टोटल फिर हमने आरोही क्रम में लिखे हुए 7 अवयव है, और 7 अवयव को हमने क्या किया, यूनियन के अवयव में 100 में से घटा दिया, यानी 93। ये आ गया कॉम्प्लीमेंट। इसी प्रकार ये इंटरसेक्शन निकाल लेंगे हम। इंटरसेक्शन का मतलब जो कॉमन है, कॉमन क्या है, 7, 22, 55 3 अवयव है। अब इसका इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए 100 में से ये 3 घटा देंगे, 97। तो आंसर जो होगा 93 और 97 इसका आ जाएगा। यू फॉर यूनिवर्सल सेट होता है, यानी यूनिवर्स, ठीक है। और वो मतलब बता दिए एक ये जो डैश इसके और ये इसके ऊपर डैश जो लगा हुआ है, इनका मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, ठीक है। तो ये कॉम्प्लीमेंट का सूत्र होता है। अगर हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्स में से उसको ए को घटा देंगे। तो ये कॉम्प्लीमेंट का सूत्र जैसे मैंने यहाँ पे ये किया है, ए का मतलब ए के अवयव घटा देंगे, कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्स के अवयव में से ए के अवयव घटा देंगे। ये ऐसे सेम यहाँ पे हमने किया है। तो इसका 93 और 97 आंसर आ जाएगा। वाह, 93 और 97। देखो इस चीज का भी ध्यान रखना है, इसका 93 और 97 क्या पूछा इसने, ए यूनियन बी और ए इंटीजर बी। तो ये ध्यान रखना है कि ए यूनियन बी हमारा 93 है, इंटीजर बी 97 है। 97 और 93 नहीं कर सकते हम 93 और 97 ही करेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। इस चीज का भी ध्यान रखना है, ये कंफ्यूज करेगा ऐसे, हमारा 93 और 97 ही आएगा, आंसर गलत हो जाएगा नहीं। 113 एक कक्षा में 18 लड़कियां और 6 लड़के हैं। कक्षा में सभी लड़कियों की औसत ऊंचाई 144 सेंटीमीटर है, जबकि कक्षा में लड़कों की औसत ऊंचाई 150 सेंटीमीटर है। कक्षा में सभी छात्रों की ये क्वेश्चन है। तो अब इसमें क्या करेंगे, क्या देखो ये कह रहा है कि 18 लड़कियां हैं, 6 लड़के, लड़कों का हमें पता नहीं कितने हैं। लड़कियों कक्षा में सभी लड़कियों की औसत ऊंचाई कितनी है, 144, यानी 144 है 18 की लड़कियों की। अच्छा, और जो छात्रों की औसत ऊंचाई 150 का हमें पता नहीं कितने हैं। अच्छा, अब वो कह रहा है कि टोटल कितनी है, 148।
टोटल 18 प्लस कितने ये पता नहीं, इनका टोटल का कितना है औसत 148। तो अब निकाल लेंगे, यानी 144 गुणा 18 प्लस 150 गुणा पता नहीं और 148 कोष्टक में 18 प्लस इतने होने चाहिए। तो अब निकाल लेंगे। देखो गुणा करने की जरूरत नहीं है बच्चों, ये चीज ध्यान में रखो। यहाँ पे कैलकुलेशन में बार बार कहता हूँ, जिस पे कैलकुलेशन करनी आ गई वो कभी मार नहीं खाएगा। यहाँ पे गुणा करने की टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। 144 गुणा 18 हो गए, 150 गुणा कितने पता नहीं। तो देखो यहाँ पे भी 148 गुणा 18, जब इसको अंदर से खोलेंगे तो 148 गुणा 18 और 148 गुणा पता नहीं कितने। अब कितने में से ये कितने घटा देंगे और इसमें से जो 18 के गुणा में है वो 18 गुणा में, देखो 18 यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, ये इधर प्लस में ये इधर माइनस में आएगा और ये इधर प्लस में है, क्योंकि बड़े में से छोटा घटाएंगे। तो ये 144 गुणा 18 क्या है, छोटा है 148 गुणा 18 से, तो इसको उठा के इधर ले आएंगे। और ये 148 गुणा पता नहीं में से 150 गुणा पता नहीं में कौन सा बड़ा, ये बड़ा है, तो इसको उठा के इधर ले आएंगे। तो यानी ये इसमें से घट जाएगा और ये इसमें से घट जाएगा। जब घटाओगे तो अब देखो कि इन दोनों में 18 कॉमन है, तो 18 ऐसे कैसे रह जाएगा। तो 148 में से 144 यानी 4 बच जाएंगे, तो 18 चौको 72 तो एक साइड में बच जाएंगे और 150 में से 148 जाके 2 गुना पता नहीं इधर बच जाएंगे। तो 18 चौक 72 और 2 गुना पता नहीं। तो इस तरह 2 से 2 दूनी 4 यानी 18 दूनी 36, पता नहीं बराबर कितना हो गया 36। तो वो ये कह रहा है कि पता नहीं यानी लड़कों की संख्या कितनी हो गई 36। तो लड़कों की संख्या 36 हो गई, तो वो कह रहा है लड़कों का औसत वजन कितना है 50 किलोग्राम। तो कुल वजन पूछ रहा है, तो कुल निकालने के लिए 36 के 50 में गुणा कर देंगे, 1800 किलोग्राम आ जाएगा बच्चों इसका आंसर। तो 113 नंबर क्वेश्चन ये था। 114 नंबर क्वेश्चन, 4 व्यक्तियों ABCD में विभाजित लाभ की राशि निम्न अनुसार है। B को 3 हिस्से मिलते हैं, D को 7 हिस्से मिलते हैं, C को B और D के दोनों की संयुक्त राशि का औसत मिलता है और A को B के हिस्से का 2/3 मिलता है। देखो A को, देखो ABCD लिख लिया हमने, B को 3 हिस्से लिख लिए, D को 7 हिस्से लिख लिए, C को B और D की दोनों की संयुक्त राशि का औसत मिलता है। तो B और D जोड़ दिया हमने, 7 और 5 और 7 और 3 10, 10 का 10/2 कर दिया क्योंकि औसत है दोनों का, तो 5 आ गया, ये 5 हो गई। अब वो कह रहा है A को B के हिस्से का 2/3 मिलता है। तो B का हिस्सा कितना है 3, 3 का 2/3 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा 2 हो जाएगा। तो सारे ABCD निकल गए। अब ये क्या कह रहा है, अगर B का हिस्सा C के हिस्से से 324 कम हो, B का हिस्सा C के हिस्से से 324 हमारे हिसाब से 2 कम है, वो कह रहा है 324, तो रियल बटे इमेजिनरी कर लेंगे। तो रियल बटे 162 यूनिट आ गया। तो A और D के हिस्से का योग बताओ, A और D के हिस्से का योग कितना है 9, तो 9 की 162 में गुना कर देंगे बच्चों। तो 9 की 162 में गुना कर देंगे तो यही आएगा, या तो अलग अलग गुना कर लो, ये 9 की 162 में गुना कर लो, 500 हो जाएगा। 115वां क्वेश्चन, एक लड़के ने ABCDF नामक 6 पुस्तकें क्रम से इतने रुपए की लागत पर खरीदी। अगर इन पुस्तकों की औसत लागत तो BCD की औसत लागत से 6 रुपये अधिक है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखो ये लिख लिए, इनके मान लिख लिए, कुल औसत लागत जो है कितनी आई, इनका औसत निकाल लिया, ये औसत कितना होगा इतना होगा। ये कह रहा है कि BCD की औसत लागत से 6 अधिक है, तो इनका BCD का औसत कितना है 90। तो ये कह रहा है कि इसमें कितना अंतर है 6 का। तो देखो यानी या तो ये है कि इसमें से 90 घटा के बराबर 6 कर लो, या इसमें से 6 घटा के बराबर 90 कर लो, बात एक ही है भाई। इसमें से 90 घटा के बराबर 6 कर लो, या इसमें से 6 घटा के बराबर 90 कर लो, 16 कर लिया तो 120 रुपये इसका आंसर आ जाएगा बच्चों। 120 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 स्टेशनों X और Y और 2 ट्रेनों A और B है। स्टेशन X और Y के बीच दूरी 180 किलोमीटर है। 210 मीटर की लंबाई वाली ट्रेन A स्टेशन X से 5 घंटे से में स्टेशन Y तक पहुंचती है। यदि ट्रेन B स्टेशन पर Y पर ठहरी हुई है और ट्रेन A 40 सेकंड में ट्रेन B को पार करती है, तो ट्रेन B की लंबाई कितनी है। देखो 180 किलोमीटर दोनों के बीच की दूरी है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है 180 किलोमीटर। अच्छा 210 मीटर की लंबाई वाली ट्रेन A की लंबाई कितनी होगी 210 मीटर। अच्छा X से 5 घंटे में स्टेशन Y तक पहुंचती है। अच्छा तो इससे इसका मतलब अभी नहीं है
5 घंटे में पूछ रहा है, दूरी इतनी है, घंटे 5 है, तो दूरी बटे समय हो जाएगा चाल आ जाएगी। दूरी बटे समय यानी 36 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। दूरी बटे समय हो गई, चाल हो गई। अब वो कह रहा है यदि ट्रेन बी स्टेशन वाई पर ठहरी हुई ट्रेन ए को 40 सेकंड में पार करती है। तो देखो, जब बी ट्रेन ए ट्रेन को पार करेगी तो वो दोनों की टोटल जो ए की और बी की जो ट्रेन की लंबाई है वो उन दोनों की लंबाइयों के योग को पार करेगी। यानी दूरी क्या होगी, वो दोनों ट्रेनों की लंबाइयों का योग। तो योग हमें ए की लंबाई का पता है, बी की हम मान लेंगे वाई, तो यानी 210 बटे वाई, 210 प्लस वाई, 210 प्लस वाई माना बी की लंबाई जो है वो वाई है और ए की लंबाई हमें पता ही है कि 210 है। तो कुल दूरी 210 है, तो कुल दूरी कितनी हो गई, कुल दूरी हो गई 210 प्लस वाई। अब यहाँ पे क्या हुआ, दूरी बटे चाल कर दी। अब ये 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे, क्योंकि ये कितने में है, ये मीटर में है, ये मीटर में है। 210 मीटर है ना, 210 मीटर है, 210 मीटर है, तो ये भी मीटर में होगी। तो 210 प्लस वाई भी मीटर में आएगी, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लेते हैं। 18 बटे 5 से 5 बटे 18 से भाग देंगे तो 5 नीचे रह जाएगा, 18 ऊपर रह जाएगा। 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, 40 सेकंड ये हो गए। तो 10 ये 400 सेकंड हो गया, 400 हो गया। और 210 प्लस वाई, वाई बराबर कितना, 400 में से 210 जाके 190 मीटर इसकी लंबाई आ जाएगी बी की। तो ये आंसर, ये इसका हल हो गया। अगला क्वेश्चन देखते बच्चों, 117 क्वेश्चन है। नीचे दी गई द्विघात समीकरणों को हल करें और एम व एन के बीच का संबंध क्या करें। ये है द्विघात समीकरण, एम स्क्वायर माइनस के यानी 21 के ऐसे टुकड़े जिनका अंतर 10 हो, तो 7 21, ठीक है। और 56 के ऐसे टुकड़े जिनका अंतर 15 हो, तो 8 7 56, तो 8 7 15 हो गया और 7 3 10 हो गया। तो अब m का मान क्या हो जाएगा, 7 और 3 हो जाएगा, और n का मान क्या हो जाएगा, 8 और 7 हो जाएगा। सोल्व करके देख लेना, यही आएंगे। और जब ये दोनों इन दोनों से बड़े हैं, या तो बड़े हैं या बराबर है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा कि n बड़ा है या बराबर है m के। 118 क्वेश्चन है। अगर m एक काम को 10 दिनों में कर सकता है, n उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है, p उसी काम को 45 दिनों में कर सकता है, तो उसी काम को m और p को कितने दिनों में करेंगे। तो ये सिंपल क्वेश्चन है। ये m 10 दिन में, n 30 दिन में, p 45 दिन में, तो ठीक है। तो लघुत्तम कितना आ जाएगा, इनका लघुत्तम निकाल लेंगे यहाँ से। लघुत्तम आ जाएगा कितना, 90 90, तो 10 9 90, 30 3 90, 45 दूनी 90, तो 9 3 12 तो 14 बटे 90 हो गया। इतना कार्य है, 90 बटे 14 दिन हो गया, भाग दे लेंगे। 14 छिकम 84, 14 छिक 84 और 84 96, 6 बटे 14, 3 दूनी 6, 3 2 3 6 2 7 14, यानी 6 से 3 बटे 6 से 3 बटे 7 और इसका दिन आ जाएगा। यह इसका आंसर आ जाएगा। 119 क्वेश्चन, एक 3 अंक की संख्या का प्रत्येक अंक 3 का गुणज है। अगर इस संख्या का अंतिम अंक एक सम संख्या है, देखो एक 3 अंक की संख्या का प्रत्येक अंक 3 का गुणज है। प्रत्येक अंक 3 का गुणज है, यानी या तो 3 एकम 3 3 एकम 3, हम एक एक मान रहे हैं, 3 3 3 ये होगा, 3 का गुणज हो गए। अगर इस संख्या का अंतिम अंक एक सम संख्या है, तो सम संख्या यानी 6 कर लो, 6 भी सम संख्या है, या 12 भी सम संख्या हो जाएगी। लेकिन वो 12 होते कितने हो जाएगी, वो 4 हो जाएगी, फिर 4 अंकों की हो जाएगी। लेकिन वो 2 पे चलेगा, 6 पे 3 अंकों की भी आ गई और ये सम भी होगी। 3 अंकों का योग 12 है, तो 3 3 6 6 12, 12 भी हो गया। तो वो संख्या का 25% ज्ञात करो, तो 336 का 25% को 1/4, 36 336 का 1/4, 84 इसका आंसर आ जाएगा बच्चों। जब कोई व्यक्ति, अगला क्वेश्चन, जब कोई व्यक्ति प्रतिवर्ष 4% की ब्याज दर पर 3 घंटे के लिए रुपये इतने का निवेश करता है, तो 3 साल के लिए अंतिम मर्जी चक्रवृद्धि ब्याज की राशि निकालनी है। चक्रवृद्धि मिश्र धन का सूत्र है ये, और मिश्र धन में हम क्या करेंगे, मिश्र धन में से हम मूलधन घटा देंगे, तो चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। तो इसको ऐसे करके हम सोल्व कर लेंगे। 4% को 1/25 यानी, और क्योंकि वर्ष कितने हैं 3, तो 26/25 की 3 बार गुना कर देंगे और इसको
सोल्व कर लेंगे तो ये आंसर इसका आ जाएगा। ये कैलकुलेशन थोड़ी लंबी, इनकी गुणा भाग थोड़ी लंबी है, इसीलिए ये एग्जामिनर का दिमाग है कि बच्चों को गुणा भाग करके दिखाया जाए। कौन कर सकता है वो जो कर देगा, नहीं तो नहीं कर सकता तो वो छोड़ के भाग जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।